नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटर और आप देख रहे हैं द बम्बाट। द बम्बाट की भारत की समस्याओं की श्रृंखला की कड़ी में मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब यहां तक आए हो तो मेरा एक छोटा सा काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यदि ये वीडियो अच्छा नहीं लगे उस स्थिति में आप वापस अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं कटने वाला। तो मेरा आपसे निवेदन है इस चीज के लिए कि इस वीडियो को थोड़ा सा सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसके बाद में अब चलते हैं वीडियो की। पहले तो मैं आपको बता दूं कि बम्बाट पर आपको क्या क्या मिलेगा। भारत की समस्याएं मिलेंगी, भारत में हो रहे सोशल मीडिया पर फैला एक रायता मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ बड़े बड़े संगीतकारों के साथ पॉडकास्ट, अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट, आपको मिलेगा यहाँ नेताओं के साथ एक साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी जिसमें हम लोगों से मिलते हैं और उनके क्षेत्र की जानकारियां जानते हैं। तो चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं और आपका सीधा रुख करता हूं आज की भारत की बड़ी समस्याओं की कड़ी में। बड़ी समस्याओं में एक समस्या है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता बेसिकली यूं कहूं तो भारत की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सांप्रदायिकता ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पूरा देश आज जूझ रहा है। पूरे देश में माहौल खराब है, पूरे देश की स्थितियां खराब है। सांप्रदायिकता बेसिकली होती क्या है? तो सांप्रदायिकता बेसिकली ये होती है कि किसी भी दूसरे धर्म के प्रति किसी भी दूसरे धर्म के लोगों द्वारा मन में द्वेषता रखना या किसी दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करना, यही सबसे बड़ी समस्या है सांप्रदायिकता। अपन देखें तो ये इन्वायरमेंट जो चारों तरफ छा रहा है वर्तमान समय का, तो इस इन्वायरमेंट में हम देखें तो सांप्रदायिकता एक भारत का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और पिछले कुछ समय में हम इन चीजों को नोट करें तो समझ में आता है कि सांप्रदायिकता का रुझान बहुत ही गति से बढ़ रहा है और सांप्रदायिकता पूरे देश को अपनी जकड़ में कस रही है। सांप्रदायिकता बेसिकली है क्या और ये क्यों होती है? सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है राजनीति। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीति ही एक ऐसी सबसे बड़ी कड़ी है जिसकी वजह से सांप्रदायिकता का फैलाव हो रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ एक सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है। हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाइयों का एक माहौल हो रहा है। सभी अपन चारों तरफ देखें तो पहले इतनी ज्यादा सांप्रदायिकता थी नहीं। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य को अपन देखें तो वर्तमान में हर किसी के मन में एक द्वेषता का भाव है। सांप्रदायिकता की अवधारणा है, सांप्रदायिकता एक विचार है, एक विचारधारा है जिसके अनुसार अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके के लोग निवास करते हैं और उनको अलग अलग टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। यही बेसिकली सांप्रदायिकता है। यही चीज समझनी चाहिए। भारत देश टुकड़ों में बटा हुआ है। भारत देश टुकड़ों में बटा हुआ है, इसका प्रमुख कारण है धार्मिक सांप्रदायिकता और जातीय सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक धार्मिक और एक जातीय। मैं बात कर रहा हूं धर्म की, जो भारत का वर्तमान समय का सबसे हॉट मुद्दा है, सबसे गर्म इसलिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यही चल रहा है भारत में। हम देखें तो पंजाब के लोग, जो सिख समुदाय के लोग हैं, वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग ईसाई समुदाय भी अपनी तरफ अपने धर्म में लोगों को खींचने का प्रयास कर रहा है। वहीं हम मुस्लिम धर्म की तरफ देखें तो ये मुस्लिम धर्म जो है, मुस्लिम धर्म के लोग मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को तो आप लगातार देखते ही आ रहे हैं। आपको ये चीजें तो अखबारों में ही मिल जाती हो। मुख्यतः अलग अलग संप्रदायों ने अलग अलग तरीके के अपने संगठन बना लिए। चलिए अपन बात करते हैं भारत में सांप्रदायिकता का विकास कैसे हुआ। निश्चित तौर पर प्राचीन काल में समाज विभिन्न वर्गों एवं धर्मों में विभक्त था। बावजूद इसके हम भारतीय समाज में सांप्रदायिकता के आधार पर हुई हिंसा के बारे में कोई जानकारी ज्यादा नहीं देखते थे।
मौर्य काल में भी अशोक के शिलालेखों में धार्मिकता सहिष्णुता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मध्यकाल में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना भी सभी धर्मों को समान भाव से देखने से ही संबंधित ही की गई थी। हालांकि औरंगजेब द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए गए जिनमें धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु कहा जा सकता है, जैसे मंदिरों को तोड़ना, जबरन धर्मांतरण, सिख गुरु की हत्या आदि। लेकिन यह घटनाएं सामान्य तौर पर घटित न होकर एक अपवाद स्वरूप ही होती थी। हिंदू मुस्लिम दोनों अपने आर्थिक हितों को साझा करते थे तथा दोनों ही शांतिपूर्वक रहते थे और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में विश्वास रखते थे। भारत में सांप्रदायिकता के वर्तमान स्वरूप की जड़ें अंग्रेजों के आगमन के साथ ही हुई। हालांकि 1857 के विद्रोह के समय भी हिंदू मुस्लिम एकजुट होकर सामने आए, परंतु इसके बाद स्थितियों में परिवर्तन आया तथा अंग्रेजों द्वारा फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से भारत में अपने हितों की पूर्ति की गई। इसके लिए उनके द्वारा समय समय पर सांप्रदायिक कार्ड का प्रयोग किया गया। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन का कारण बेशक प्रशासनिक असुविधा को बताया गया, परंतु इसे सांप्रदायिकता को आधार बनाकर ही पूरा किया गया। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को आधार बनाकर की गई। वर्ष 1990 का मार्ले मिंटो सुधार हुआ। वर्ष 1932 में कम्युनल अवार्ड की घोषणा विभिन्न समुदायों को संतुष्ट करने के लिए की गई। वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में पृथक राज्य के रूप में एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान की मांग करना सांप्रदायिकता की भावना से ही प्रेरित था। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ। हालांकि यह विभाजन स्वतंत्रता के बाद हुआ, परंतु इसका आधार तैयार करने में जहां सामाजिक राजनीतिक कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, वही सांप्रदायिक कारण भी समानांतर विद्यमान थे। मैं हमेशा कहता हूं कि धार्मिक सांप्रदायिकता और जातीय सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण है राजनीति। यदि जिन्ना को यदि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनना होता, उस स्थिति में भारत और पाकिस्तान कभी टुकड़ा ही नहीं होता और भारत को एक बड़ा दुश्मन नहीं मिलता। सांप्रदायिकता के कारण में अपन बात करें, पहला कारण है राजनीतिक कारण। भारत में जितने भी दल है उन्होंने अपना अपना एक वोटर डिसाइड कर रखा है। भारत की राजनीतिक पार्टियों ने एक वोटर बना लिया है, एक वोटर कहा है कि ये मेरा वोटर है, इस धर्म के लोग मुझे वोट करेंगे और इस धर्म के लोग मुझे वोट करेंगे। यही कारण है कि ये धार्मिक सांप्रदायिकता बढ़ती है। जो छोटे दल हैं वो जातियों को प्रभावित करते हैं, वो छोटी छोटी जातियों में भारत को तोड़ने का काम करते हैं। आर्थिक कारण, विकास का असमान स्तर, वर्ग विभाजन, गरीबी और बेरोजगारी आदि कारक सामान्य लोगों में असुरक्षा का भाव उत्पन्न करते हैं। असुरक्षा की भावना के चलते लोगों का सरकार पर विश्वास कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप अपनी जरूरतों हितों को पूरा करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दल जिनका गठन सांप्रदायिक आधार पर हुआ है का सहारा लिया जाता है। यदि कोई आदमी कमजोर है और उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो किसी न किसी के पास जाएगा और वो उसका जरूर फायदा उठाएगा। प्रशासनिक कारण, पुलिस एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बीच समन्वय की बड़ी कमी नजर आती है। कभी कभी पुलिस कर्मियों द्वारा जनता के साथ सही व्यवहार न होना, पुलिस द्वारा ज्यादती करना भी सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देता है। मनोवैज्ञानिक भी कारण भी इसके हैं। दो समुदायों के बीच विश्वास और आपसी समझ की कमी इसका प्रमुख कारण है। यदि लोगों को हम समझाएं, लोगों को एकजुट करने की भावना के साथ उनके साथ बातचीत करें तो ये कभी नहीं होगा। मीडिया संबंधी कारण, मीडिया द्वारा अक्सर सनसनीखेज आरोप लगाना तथा अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित कर देना, इनका परिणाम कभी कभी प्रतिद्वंदी धार्मिक समूहों के बीच तनाव और दंगों के रूप में देखने को मिलता है। वही सोशल मीडिया भी किसी से कम नहीं है। देश के किसी भी हिस्से में सांप्रदायिक तनाव या दंगों से संबंधित संदेश को फैलाने का एक बड़ा माध्यम बन गया है सोशल मीडिया। अब अपन बात करेंगे भारत देश में बड़ी सांप्रदायिक घटनाएं कब कब हुई। वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ। वर्ष 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए।
वर्ष 1989 में घाटी में कश्मीरी पंडितों का निष्कासन किया गया। 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद हुआ। 2002 में गुजरात दंगे हुए और 2013 में मुजफ्फरपुर में बड़े दंगे हुए। सांप्रदायिकता किसका परिणाम क्या क्या हो सकता है? देश में बार बार होने वाली सांप्रदायिक हिंसा, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले संवैधानिक मूल्यों पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। देश की राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। देश में लाल फीताशाही पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा में पीड़ित परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। उन्हें अपना घर, प्रियजन, यहां तक कि उनकी जीविका के साधन तक उनको खोने पड़ जाते हैं और देश की राजनीति पर देश के ऊपर एक भार बढ़ जाता है। उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सांप्रदायिक समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर देता है, जिससे लोगों में एक बड़ी वैमनस्यता फैलती है। सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में अल्पसंख्यक वर्ग को समाज में संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और इससे देश की एकता व अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा बढ़ता है। सांप्रदायिकता देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्षों में देश ही के नागरिक शामिल होते हैं। इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं? हमने बात करी सांप्रदायिकता है क्या, सांप्रदायिकता फैलाता कौन है, बड़ी घटनाएं कब कब हुई, इसके परिणाम क्या होते हैं। तो दैवम्बार्ट की स्पेशलिटी है कि हम यदि किसी चीज पर चिन्ह उठाते हैं, किसी चीज पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो उसका समाधान भी आपको देते हैं। इसके समाधान है लोगों को सोच समझ के चलना होगा। वर्तमान आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करने के साथ साथ शीघ्र परीक्षणों और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता है, जो पीड़ितों के लिए निवारक रूप से कार्य करे। शांति, अहिंसा, करुणा, धर्मनिरपेक्षता और मानवतावादी के मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिक और तर्क संगतता के आधार पर स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में बच्चों के उत्कृष्ट मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के मूल्य उन्मुख शिक्षा पर जोर देने की आवश्यकता है, जो सांप्रदायिक भावनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। सांप्रदायिक दंगों को रोकने हेतु प्रशासन के लिए संहिताबद्ध दिशा निर्देश जारी कर तथा पुलिस बल के लिए विशेष परीक्षण, साथ ही जांच और अभियोजन एजेंसियों का गठन कर सांप्रदायिकता के कारण होने वाली हिंसक घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सरकार, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को सांप्रदायिक एकता के खिलाफ जागरूकता के प्रसार में मदद करने वाली परियोजनाओं को चलाने के लिए उन्हें प्रोत्साहन और समर्थन प्राप्त कर सकती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों में मजबूत सांप्रदायिक सद्भाव के मूल्यों का निर्माण हो सके और इस प्रकार एक बेहतर समाज की परिकल्पना की जा सके। सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून की आवश्यकता है। अतः सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए मजबूत कानून खड़ा करना चाहिए। 2005 जैसा मजबूत कानून जो विधेयक पारित हुआ 2005 में, वही विधेयक लागू किया जाना चाहिए। साथ ही बिना किसी भेदभाव के युवाओं की शिक्षा एवं बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किए जाने की आवश्यकता है, ताकि एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। तो दोस्तों, मैंने आपसे बात करी सांप्रदायिक सद्भावना की, सांप्रदायिकता की, जातीय और धार्मिक सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता कई प्रकार की है। इस विषय पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए हम आपको इतनी ही जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि यदि मैं ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो और बड़ा हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये मुझे समझ में आ रहा है और इसी समझ के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा, मैं आपको द बम्बार्ड पर पक्का मिलूंगा।